नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान का टॉपिक जो 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है और 19वीं शताब्दी के अंत तक चलता है, उसमें जो भी प्रमुख घटनाएं हुई या जो भी आंदोलन हुए उससे संबंधित जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ये जो आज का टॉपिक है ये NCERT की कक्षा 10 की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 में ये दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं 18वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक का घटनाक्रम। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में की गई थी। कब की गई थी? ये 1600 ईस्वी में की गई थी। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया था कि वो अब पूर्व के साथ भी अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी थी। जो व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई है 1612 ईस्वी में सूरत में की गई थी। फिर 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने 3000 रुपये के बदले, ये जो शासक था फर्रुखसियर, इसने अंग्रेज़ों से 3000 रुपये ले लिए और उसके बदले में कंपनी के माल को कर से मुक्त कर दिया कि अब अंग्रेज़ अपना व्यापार बिना किसी कर के आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र सिराजुद्दौला वो नवाब बनता है। फिर क्या होता है? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, इनके बीच में प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है वो मारा जाता है और अंग्रेज़ इस युद्ध को जीत जाते हैं। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जीतने के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया था। जब मीर जाफर अंग्रेज़ों को धनापूर्ति नहीं कर सका, कि अंग्रेज़ों की तो यही मांग थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन कर के रूप में प्राप्त हो, जब मीर जाफर उनकी इस शर्त को पूरी नहीं कर सका तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर को हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर आर्थिक मामलों के कारण मीर कासिम जो था उसका और अंग्रेज़ों में मतभेद हो गया कि वही करों के चक्कर में इनमें भी मतभेद हो गया था। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच। कब? 1764 को, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे और मीर कासिम हार गया था। इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए थे। फिर अंग्रेज़ों का मराठा मैसूर से संघर्ष शुरू हो गया था। 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसके बाद से मराठा शक्ति कमज़ोर
होने लगी थी कि मराठे शक्तिशाली पानीपत के तटीय युद्ध से पहले शक्तिशाली थे, मगर पानीपत के तटीय युद्ध के बाद उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाने के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना था। क्योंकि माधवराव के कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो उसका भाई नारायण राव पेशवा बना। लेकिन जो पहले पेशवा थे उसके चाचा रघुनाथ राव वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि मैं भी यहाँ का शासक बनूं। फिर 6 मार्च 1775 ईस्वी को रघुनाथ राव व अंग्रेज़ों के मध्य एक संधि होती है जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है कि रघुनाथ राव जो था उसने अंग्रेज़ों का सहयोग लिया और सूरत की संधि की। इस संधि के तहत अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे। बदले में रघुनाथ राव अंग्रेज़ों को क्या देगा? बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग रघुनाथ राव को अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा कि यहाँ से ये कर इकट्ठा करेगा और इनका आधा भाग अंग्रेज़ों को प्रदान करेगा। फिर होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये होता है 1775 से 1782 ईस्वी तक चलता है। ये इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना जो है वो हार जाती है और 29 जनवरी 1779 को बड़गांव की अपमानजनक संधि उनको करनी पड़ती है कि ये मराठों से हार जाते हैं। हारने के बाद मराठों से अंग्रेज़ों ने कौन सी संधि की? 1779 में बड़गांव की संधि की, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो भी विजित प्रदेश थे वो मराठों को वापस लौटाने पड़े तथा जो रघुनाथ राव था उसको पुनः दरबार के हवाले करने और अंग्रेज़ों द्वारा जो युद्ध में क्षति हुई थी उसके रूप में 4000 रुपये हर्जाने के रूप में मराठों को देना तय हुआ कि जो गद्दार था रघुनाथ राव उसको वो मराठों को सौंपेंगे और बदले में जो भी युद्ध में हानि हुई है उसकी पूर्ति अंग्रेज करेंगे और उनसे 4000 रुपये भी लिए थे। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका समय है 1802 से 1805 ईस्वी तक। इस युद्ध का कारण लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। जो लॉर्ड वेलेस्ली था वो चाहता था कि मैं अपने राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा करूं, तथा मराठा सरदारों का आपसी द्वेष कि जो मराठा सरदार थे वो इकट्ठे नहीं रहना चाहते थे तो उनमें आपसी द्वेष उत्पन्न हो गया था। दक्षिण भारत में भोसले ने 1803 ईस्वी में अमरगांव युद्ध में अंग्रेज़ों से वो हार गए थे और हारने के बाद अंग्रेज़ों से उसे देवगांव की संधि करनी पड़ी जो 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को की गई थी। लालवाड़ी जो युद्ध हुआ था वो सिंधिया और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसमें सिंधिया भी पराजित हो गए थे और सिंधिया को अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को की गई। फिर होलकर व अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में ना तो होलकर जीते ना ही अंग्रेज जीते। ये युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक रहा। परंतु दोनों ने, अंग्रेज और होलकर दोनों ने एक संधि कर ली जिसे राजघाट संधि के नाम से जाना जाता है। ये 1806 ईस्वी में की गई थी। इस संधि के अनुसार होलकर ने चंबल के उत्तरी क्षेत्र का जो अधिकार था वो छोड़ दिया तथा अंग्रेज़ों ने राजपूताना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया कि जो चंबल नदी का उत्तरी क्षेत्र है वो तो होलकर को छोड़ना पड़ेगा। ये अंग्रेज़ों की मांग थी। बदले में होलकर ने अंग्रेज़ों से क्या मांगा कि राजपूताना के जो भी
आंतरिक मामले हैं उनमें अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर शुरू होता है तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। इसका समय है 1817-18 में। इसमें पेशवा व सिंधिया, पेशवा 13 जून 1817 और सिंधिया जो थे वो 5 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से अपमानजनक संधि इनको करनी पड़ी थी। पेशवा की किरकी, भोसले की सितवरडी और होलकर की महिंदपुर स्थान पर अंग्रेजों के हाथों पराजय हुई थी। फिर 18 जून 1818 को मेलकॉम ने पेशवा से संधि कर ली थी, जिस संधि के अनुसार पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया और पेशवा को 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो व राज करो इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो व राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में हरा दिया था। मराठा शासक कौन कौन हुए जब ये मराठों से संघर्ष हुआ? तब माधवराव और नारायण राव ये रहे थे दोनों 1774 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक। फिर 1796 ईस्वी से 1818, ये 1796 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक रहा था बाजीराव द्वितीय। फिर आता है आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली थी। फिर 1776 को उसने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने मराठा व हैदराबाद निजाम के साथ मिलकर उनको हराना चाहा था, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से निजाम को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। अंत में अंग्रेजों को मद्रास संधि करनी पड़ी। हैदर अली के साथ अंग्रेजों ने मद्रास संधि की 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। फिर शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों द्वारा गुंटूर पर अधिकार को लेकर हैदर अली नाराज हो गए थे कि अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार कर लिया, तो हैदर अली उनसे नाराज हुआ और जुलाई 1780 को अंग्रेजों से हैदर अली का युद्ध शुरू हो गया था। परंतु 7 दिसंबर, हैदर अली इस युद्ध को जीत ही रहे थे, परंतु 7 दिसंबर 1882 को अचानक हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है और वह भी 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखता है। अंत में दोनों तरफ से, अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों की तरफ से मंगलोर संधि होती है, जो 11 मार्च 1784 को होती है। इसमें अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया था कि वो अब मैसूर के मामले में कोई दखल नहीं देंगे। फिर शुरू होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इस युद्ध का प्रमुख कारण जो है वो है अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे कि अंग्रेज चाहते थे कि मैसूर को वो अपने अधिकार में ले लें, मगर जो टीपू सुल्तान था वो मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कागनगुर व आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज समर्पित ट्रावनकोर के राजा ने उन दुर्गों को खरीद लिया, जिससे टीपू नाराज हो गया। टीपू ने अप्रैल 1790 को ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया था। उधर कॉर्नवालिस ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस को पता चला कि टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, तो उसने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अंत में श्रीरंगपट्टम संधि
टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस को करनी पड़ी, जिसका समय था 23 फरवरी 1792 ईस्वी, और ये युद्ध समाप्त हो गया। टीपू ने इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ कि टीपू ने आधा मैसूर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और 3 करोड़ रुपए जो युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था वो टीपू सुल्तान को देना पड़ा। कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए भी दिए और आधा मैसूर भी दिया। टीपू सुल्तान के जो दो पुत्र थे, उनको बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार किया गया था। फिर शुरू होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1798 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आता है और उसने टीपू सुल्तान के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा कि वो सहायक संधि के आधार पर मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, परंतु टीपू सुल्तान ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया था। फिर 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम दुर्ग जो अंग्रेजों ने जीता था, इस संघर्ष में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है और मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। फिर शुरू होता है अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। अफगानिस्तान शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया था। फिर फरवरी 1809 ईस्वी को एक्टर लोनी ने सतलज नदी के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी थी। कि जो अंग्रेज एक्टर लोनी था उसने कहा था कि सतलज नदी के जो पूर्वी प्रदेश हैं उन पर उनका अधिकार है, और रणजीत सिंह ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंत में क्या हुआ, रणजीत सिंह से युद्ध शुरू हुआ और अंत में दोनों के मध्य अमृतसर संधि होती है जो 25 अप्रैल 1809 को होती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह वहाँ का राजा बनता है, जिसने डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। खड़क सिंह के शासनकाल में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया था। फिर शुरू होता है प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। ये 13 दिसंबर 1846 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की थी। फिर 10 फरवरी 1846 को सबराव के युद्ध में सिखों की हार हुई थी। फिर लाहौर संधि होती है 1 मार्च 1846 को अंग्रेज और सिखों के बीच, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है तथा 1.5 करोड़ की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिख सेना द्वारा अंग्रेजों को देनी पड़ती है। हार्डिंग जो था वो दलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। फिर भैरोवाल की पूरक संधि होती है 26 दिसंबर 1846 को, जिसमें पंजाब के एक भाग के स्वामी अंग्रेज बन जाते हैं। फिर शुरू होता है द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष। सिख सैनिकों को फौज से निकाल दिया गया, जिसके कारण यह द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष शुरू हुआ और जो रानी जिंदा थी उसके सारे अधिकार भी अंग्रेजों ने छीन लिए तथा लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को अंग्रेजी शासन में शामिल करना आदि द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष के प्रमुख कारण थे। फिर 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज आदि सिखों के समर्पण के साथ ही कि इन्होंने समर्पण कर दिया और समर्पण के साथ ही डलहौजी ने 29 मार्च को ये घोषणा कर दी कि पंजाब अब ब्रिटिश राज्य का भाग बन गया है और पंजाब को ब्रिटिश राज्य में
मिला दिया जाता है। फिर आते हैं प्रमुख जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले आता है सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद 1769-70 में भीषण अकाल के बाद भी अंग्रेजों द्वारा कर वसूला गया। तीर्थ स्थानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे आंदोलन की शुरुआत होती है। वारेन हेस्टिंग्स ने इस सन्यासी विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। फिर आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो 1831 ईस्वी को जब उनकी भूमि पर उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दी गई, कि अंग्रेज़ों ने भूमि के जो कर वसूलने के अधिकार थे वो बाहरी लोगों को दे दिए थे। यह रांची, हजारीबाग, पलामाऊ तथा मान भूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में ये कोल फैले हुए थे। कौंसिल जो अध्यक्ष थे मेटकॉफ ने यह स्वीकार कर लिया कि इसमें अंग्रेज विरोधी भावना स्पष्ट थी, कि जो कोल विद्रोह है इसमें अंग्रेज विरोधी भावना स्पष्ट थी। ये स्वीकार किया कौंसिल अध्यक्ष मेटकॉफ ने। फिर शुरू होता है संथाल विद्रोह। यह 1855-56 में अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू होता है। किन किन क्षेत्रों में ये फैला था वो है वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में ये फैला था। इस विद्रोह के फैलने का क्या कारण था कि संथालों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। पुलिस ने भी संथालों पर दमन किया था। जमींदार जो थे वो जबरदस्ती कर वसूल कर रहे थे, कि अकाल पड़ने के बाद भी संथालों से कर लिया जा रहा था। ये इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे। इसका नेतृत्व सिंधु और कानू नामक दो भाइयों ने किया था। फिर आता है भील विद्रोह। 1812 से 1819 ईस्वी को खानाबदोश लोगों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह शुरू हुआ। इसको पेशवा बाजीराव द्वितीय व उसके प्रतिनिधि त्रिकबजी दंगलिया ने इस विद्रोह को प्रोत्साहित किया था। इस विद्रोह के शुरू होने का वास्तविक कारण माना जा रहा है कि कृषि संबंधी कष्ट व नई सरकार से भय, कि उनको बताया गया कि जो नई सरकार आएगी वो किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करेगी। फिर 1825 को सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है और 1846 ईस्वी को भी भीलों द्वारा पुनः विद्रोह किए जाते हैं। फिर आता है रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट की रहने वाली जनजाति ने अंग्रेजी प्रशासन से वो अप्रसन्न थी, कि यह पश्चिमी घाट में रहने वाली जनजाति थी रमोसी, जो अंग्रेजी प्रशासन से बहुत दुखी थी। 1822 ईस्वी में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रमोसी विद्रोह जो था वो शुरू किया गया, परंतु कुछ दिनों बाद ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। फिर है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें है 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के नामक एक सरकारी कर्मचारी द्वारा यह शुरू किया गया था। बलवंत फड़के ने 1876 में पड़े अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी थी और जगह जगह पर इन्होंने भाषण देकर अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता को प्रोत्साहित भी किया था। 1879 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर
अदन जो अरब देश में आता है वहाँ की जेल में भेज दिया गया और वहीं पर 1889 को वासुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है चापेकर बंधुओं द्वारा रेंड की हत्या। पुणे महाराष्ट्र में चापेकर बंधु कौन कौन से थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। इन्होंने आंदोलन को दिशा प्रदान की। 1893 ईस्वी को हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई गई। इस सभा के अंतर्गत शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव ये मनाने शुरू कर दिए गए थे तथा लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत की गई थी। फिर 1897 ईस्वी को पुणे में प्लेग महामारी के रूप में फैल गई थी। उस समय पूना के कमिश्नर रेंड व लेटिशियंस एयर्स्ट आतंक मचा रहे थे। वहाँ पर जबरदस्ती जनता को ये परेशान कर रहे थे। तभी चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 ईस्वी को इन दोनों की हत्या कर दी। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको भी फांसी दे दी गई। फिर आते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्याम जी जो हैं वो पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बाद में ये बैरिस्टर बने थे। भारत में अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंट्स के अत्याचार देखकर इनके मन में देश को स्वतंत्र कराने का विचार आया और इन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो देश को स्वतंत्र कराएंगे। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को ही बनाया। 1905 को लंदन में भारत स्वशासन समिति या इंडिया हाउस का गठन किया गया। इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई? 1905 में। कहाँ पर? लंदन में। इन्होंने इंडिया सोशलिज्म पत्रिका जो एक मासिक पत्रिका थी वो भी निकाली। विदेश में आने वाले सभी भारतीयों के लिए इन्होंने 1,000 की 6 फेलोशिप की शुरुआत भी कर दी कि जो भी विदेश से या अपने देश से भारत से विदेश में जाएगा, लंदन में जाएगा तो वहाँ वो उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। इंडिया हाउस भारतीयों के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए थे। फिर शुरू होता है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। श्री पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था कि बंगाल विभाजन को रद्द करना है और हमें स्वराज्य की प्राप्ति करनी है। ये इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। 1905 में बारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की जानकारी इसमें दी गई। युगांतर व संध्या नामक पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए गए। अन्य पुस्तक थी मुक्ति कौन पाथे। इसमें सैनिकों को भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह इसमें किया गया था। फिर है बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। इसमें किसानों का साथ जमींदार, साहूकार व सभी ग्रामीणों ने दिया था। 1860 को बारासात उप विभाग व पावना और नादिया जिलों के सभी किसानों ने यूरोपीय अधिकारियों के विरुद्ध नील की खेती नहीं करने के लिए इन्होंने विरोध शुरू कर दिया कि वो अब नील की खेती नहीं करेंगे, जबकि अंग्रेज सरकार ज़बरदस्ती उनको
नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रही थी। अंत में सरकार ने असंतोष से बचने के लिए 1860 ईस्वी को नील आयोग की नियुक्ति कर दी थी। 1875 में दक्षिण में विद्रोह शुरू हुए थे। किसानों से अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम, मराठा किसानों से अधिक कर, मारवाड़ी व गुजराती साहूकारों द्वारा लालच के कारण अनपढ़ किसानों से अंगूठे के निशान लेना आदि इस आंदोलन के प्रमुख कारण रहे थे। कि जो किसान थे वो अनपढ़ थे और उनसे अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले लिए जाते थे। 1875 ईस्वी को पूना जिले के साहूकारों के आवासों पर जनता ने आक्रमण कर दिया और जो उनके कागजात थे वो भी सभी क्या कर दिए, जला दिए। कि जो जबरदस्ती किसानों से अंगूठे के निशान लिए थे, जो ऋण लिया था, वो सारे कागजात जनता ने जला दिए थे। बाद में यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया था। सरकार ने उपद्रव के कारण जानने के लिए एक दक्कन उपद्रव आयोग गठित किया कि ये पता लगाने के लिए कि यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ। 1897 ईस्वी को कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बताया गया कि किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको और अवसर दिए जाएंगे। फिर शुरू होता है चंपारण किसान आंदोलन। उत्तर बिहार में यूरोपियन नील के उत्पादकों पर अत्याचार करते थे कि वो जबरदस्ती उनको नील की खेती के लिए विवश कर रहे थे, जिसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए बुलाया। 1917 ईस्वी में एक जांच समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बताया गया कि जबरदस्ती नील की खेती किसानों से नहीं करवाई जाएगी और ये आंदोलन शांत हो गया। फिर आता है खेड़ा किसान आंदोलन। ये बम्बई सरकार के विरुद्ध शुरू होता है। 1918 ईस्वी में बसंत पंचमी को फसलें जब नष्ट हो गई थी, तब भूमिकर में ये नियम भी था कि फसल अगर साधारण से 25% कम हो जाती है तो उस किसान को कर से पूर्णतः छूट दी जाएगी। लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी। वो तो यही चाहते थे कि हमें कर दिया जाए। गांधी जी ने कृषकों को संगठित करके सत्याग्रह किया और अंत में सरकार को इन आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा था। फिर आते हैं अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन शुरू किया तथा 1936 ईस्वी को बिहार में बकास्त, जो स्वयं जोती हुई भूमि होती है, इस भूमि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।